हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस। ये आपकी साइंस के एमसीक्यूज हैं जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल और आपका आने वाला जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर अभी रिमेनिंग है, जो कि 15 और 17 2 दिन होने वाला है अभी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वर्क फोर्स और एनर्जी के। सुबह हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने टिश्यू वाले क्वेश्चन किए थे, बहुत ही अमेजिंग वो क्वेश्चन थे। अगर किसी को भी दिक्कत है टिश्यू वाले यानी कि उत्तक वाले टॉपिक में, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर देखकर जाइएगा। और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे हैं, 90% ऐसे हैं जो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या नुकसान होगा? सब्सक्राइब करना इस वजह से ज़रूरी है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट क्लास डालूँ तो आपको वो पता चले। साथ में वो कैसे पता चलेगा? जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो ये काम आपको करना होगा ताकि आगे के मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसके साथ साथ में, क्योंकि आपने ना जो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, अभी जो 11 को हुआ था, उसमें आपने देखा था कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आया था। वो न्यूमेरिकल एज इट इज़ बुक से आया था। अब बुक से वैल्यू बस चेंज थी, बाकी उसका जो पैटर्न था वो सेम था। तो हम यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं ना, वो आपकी बुक के ऊपर ही डिपेंड है, यानी कि बुक से ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वाले एग्जाम में चांसेस हैं कि आपको यहाँ से, कल और आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है, चांसेस हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इसी वजह से इसको देख के जाइएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। जब मैं समझाऊंगी तो चुटकियों के अंदर आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, रटने की भी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको यहाँ पे ना जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, आपको जो जो दिया गया है वो आप साइड में लिख लो। क्या पूछा है उसका फॉर्मूला लिख लो, तो बहुत आसानी से आप ये कर जाओगे। एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो इसकी हमें गतिज ऊर्जा बता दीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। कोई वस्तु चल रही है, मतलब जो कोई भी वस्तु अगर मोशन में है, गति में है, इस वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे आप कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है यहाँ पर वेग, हमें वेलोसिटी दी है। कितना दिया है? 500 मीटर प्रति सेकेंड। डन। और क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है, यानी कि मास दिया है। कितना? 100 ग्राम है। आपने जब भी इसके क्वेश्चन किए होंगे तो आपने देखा होगा मास हमेशा हमें किलोग्राम में चाहिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? द्रव्यमान। यूनिट आपको बहुत अच्छे से चेक करनी है, उसके बाद ही क्वेश्चन करना है। यूनिट का सब खेल है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। देखिएगा, आप इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? आप इसको 1000 से भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में पुटअप करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12 m कितना है आपके पास यहाँ पर? 0.1। और v कितना है? 500 है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और यहाँ से एक पॉइंट हटाया तो 0 नीचे, ये 0 इससे कट जाएगी। आपके पास कितना आएगा? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25,000 बटा में 2। तो आप जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये आपके पास आएगा 12,500 जूल। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं आपके पास जो आंसर्स हैं, आपके पास जो ऑप्शंस हैं, वो किस में है? किलो जूल में है। किस में है? किलो जूल में है। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से भाग देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आएगा 12.5 किलो जूल। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, हमने कुछ किया, फॉर्मूला हमें याद है 12 mv² होता है। m हमने देखा, v देखा, और m में क्या था? गड़बड़ थी, यहाँ पर ग्राम में दिया गया था जबकि हमें किलोग्राम में चाहिए था। इतना सॉल्व किया, जूल में आपका आंसर आ रहा था, बट हमारे पास ऑप्शंस किलो जूल में थे। ये सब तो देखो आपको देखना ही पड़ेगा। जब आपने इसको देखा किलो जूल है तो आप किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी 37 से 30 डिग्री का कोण बना रही है। देखने में लग रहा है कि पता नहीं कौन सी रामायण है,
कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिएगा अब यहाँ पे ना हमारे पास क्या पूछा है, आपसे पूछा है वर्क कितना होगा। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको वर्क बताना है। आपके पास यहाँ पर फोर्स दिया गया है कितना, 5 न्यूटन दिया गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे cos 30, क्योंकि यहाँ पर वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, कितना होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। वर्क यानी कार्य बराबर, यहाँ पे एफ जो है वो है बल, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और ये होता है अगर फोर्स, आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं इस प्रकार से और वस्तु नीचे की तरफ खिसक रही है। होता है ना कोई आपके पास छोटी सी गाड़ी, अब बच्चे क्या करते हैं, छोटे से खेलते हैं, उनके पास नीचे की तरफ गाड़ी होती है, फिर वो रस्सी बांध के ऐसे खींचते हैं और चलते हैं। तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर टॉय और उस बच्चे के बीच में जो रस्सी होती है, तो उसके बीच में क्या बनता है, क्योंकि टॉय जो भी गाड़ी है वो आगे की तरफ खिसकेगी उसके साथ साथ, और बच्चे के हाथ में रस्सी होगी, तो आपने देखा होगा एक एंगल सा बनता है, वही एंगल क्या है, कॉस थीटा है। डन। देखिएगा अब यहाँ पर इसने क्या बोला है, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, यानी कि इसने हमें क्या दे दिया है, इसने हमें डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है। कितना है, 20 मीटर है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। क्या करना है, बस इस फॉर्मूला के अंदर हमें वैल्यू को पुट करना है, इसके अंदर हमें वैल्यू को पुट करना है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे F कितना है, 5 न्यूटन है, और हमारे पास S कितना है, यहाँ पर हमारे पास 20 है, और cos कितना, cos 30, cos 30 का जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, वैसे तो ना मैं cos 90, cos 180 और cos 0 ये मैं आपको बता देती हूँ, बट यहाँ पे एक बार ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। cos 30 का वैल्यू वैसे होता है √3/2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.866। अगर ये कुछ ऐसे से देगा तो आपको वैल्यू दे देगा, अदरवाइज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, बस सिंपल सा मल्टीप्लाई, 5 दूना कितना होता है, 10, ये कितना बना, 100 गुना, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 86.6 जूल। बताओ क्या मुश्किल है क्या, सिंपल जोड़ घटाओ गुना भाग ही है, जो कि आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बस वही सारी चीज़ें हैं। तो राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 180 का होता है -1, cos 30 का वैल्यू हमने देखा √3/2, और cos 60 का वैल्यू होता है आपके पास 1/2। ठीक है, सिंपल से हैं ये। तो देखो आपको किसी भी हालत में याद ही करने होंगे, क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर विस्थापन और बल के बीच में कोई भी कोण नहीं बनता है तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर कोई कोण नहीं बनेगा तो थीटा कितना होगा, 0, cos थीटा का वैल्यू 1। उसके बाद में अगर लंबवत है, मैंने अपने सिर पे भार रखा है और मैं चल रही हूँ, तो मेरे द्वारा कितना काम किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये है आपका कितना रहेगा, और क्योंकि फोर्स जो लग रहा है, थैले के द्वारा जो फोर्स लग रहा है और मैं आगे चल रही हूँ, तो कैसा बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वर्क कितना होगा, 0 होगा। अगर ये पूछता ना उस थैले के द्वारा कितना काम किया जा रहा है, अगर वो ऐसे पूछता है कि मेरे द्वारा कितना काम होगा, मेरे द्वारा तो नहीं होगा, वो थैला भार लगा रहा है, थैले के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, उसका फिर अलग आंसर होगा। पूछेगा कि मैंने कितना काम किया, तो मैंने 0 काम किया। ठीक है, cos 180, मैं आगे चल रही हूँ, कोई मुझे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, जस्ट अपोजिट हुआ, तो एंगल कितना बनेगा, अपोजिट। ऐसे जाना था और ऐसे कोई खींच रहा है, एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आई होप आप ये सारी बातें समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपका एनर्जी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं
एनर्जी को ना तो आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे है सबसे पहले माइक्रोफोन। आपको बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का ध्यान रखना है। माइक्रोफोन क्या काम करता है, ध्वनि का विद्युत ऊर्जा में यूज करता है। माइक्रोफोन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ये क्या होता है, आपके फ़ोन वगैरह, उसमें क्या होता है, माइक्रोफोन्स होते हैं ना लगे हुए, तो आप क्या करते हैं, साउंड देते हैं और वो साउंड आपका जो फ़ोन है क्या लेगा, आपने क्या किया, साउंड दिया, तो कैसी एनर्जी थी, साउंड एनर्जी थी, और किस में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, सामने वाला जब सुनता है तो वो कैसे सुनता है, स्पीकर के माध्यम से सुनता है, तो उसमें भी हम लोग देख लेते हैं। अब स्पीकर क्या काम करता है, लाउड स्पीकर बोले या स्पीकर बोले, क्या होगा, वो जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे वो किस में बदल देगा, ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। किस में बदलेगा, ध्वनि ऊर्जा, बिल्कुल सही है। डायनेमो, डायनेमो या फिर जिसे आप कहते हैं जनरेटर, जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर को चलाया जाता है, वो घूमता रहेगा और लाइट बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो जब भी कोई चीज़ चल रही है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है, आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो एडिशन होता है उसे ही मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और सितार, सितार क्या है, सितार को बजाएंगे, टन 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 जो भी बजेगा, तो पहले क्या होगा, जब आपने उसको बजाया, पहले आपने उसको एनर्जी देना, बजाने के लिए आपने अपना हाथ चलाया, तो जब आप उसको चला रहे हैं, जब वो मूव करेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, मैकेनिकल, और बदले में वो क्या करता है, बदले में वो आपको साउंड देता है। क्या देगा, वो आपको ध्वनि देगा, अच्छा सा साउंड आएगा। तो मैकेनिकल टू साउंड था, तो राइट आंसर आपका होगा डी, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि सफ़र में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, तो थैले पर किए गए, थैले पर कितना काम होगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, कोई हाइट है, तो मैंने आपको बताया था अगर हाइट है तो हाइट में यहाँ पर थैले की अपनी एक स्थिति है, उसकी वजह से यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पर होगी mgh होगी, और mgh बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही आपका वर्क हो जाएगा। जो आपने थैले को हाइट तक उठा कर रखा है, ये कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, और इस कंडीशन में जो काम होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। डन, इस कंडीशन में जो काम होगा वो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जब यहाँ पर बराबर होगा, आपके पास यहाँ पर मास दिया गया है 12 केजी, ठीक है, हाइट आपको यहाँ पर दी गई है कितना, 1.5 मीटर, और आपको जी यहाँ पर पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको पुटअप कर दीजिएगा, कितना है, 12 गुना 10 गुना 1.5, 12 को यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 180 जूल आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या ये गुना भाग जोड़ ये भी नहीं कर सकते क्या? सॉरी, बताइए, इतना तो हो जाएगा ना हमसे, हो जाएगा, आसान है। ठीक है, क्या है, आसान है। चलिए, निम्न ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है? हम लोग ये जानते हैं जो आपके प्लांट्स है, जो आपके पौधे हैं, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया से बनाते हैं। और आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सूर्य से एनर्जी आती है, सूर्य से प्रकाश आता है, और प्रकाश से वो किस में बदल जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। किस में बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। वहाँ पे केमिकल एनर्जी बनेगी, क्योंकि आपका वो जो खाना वगैरह है वो तो बनेगा ही, वो किस फॉर्म में होता है, केमिकल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ताप से रासायनिक ऊर्जा नहीं, प्रकाश से आ रहा है, आप उसको ताप नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट एक आंसर है प्रकाश से रासायनिक, तो आप यहाँ पे ताप से रासायनिक ऊर्जा नहीं करेंगे।
ओके, प्रकाश से ताप, उष्मा से गतिज नहीं, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो ये फोटोसिंथेसिस वाली अभिक्रिया होती है ना, ये कौन सी होती है, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होता है। ये भी क्योंकि आपकी केमिकल इक्वेशन वाला भी तो टॉपिक है ना, यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होता है, साथ साथ में होता है। डन, ये बातें ध्यान रखिएगा और यहाँ से सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक 60 किलो का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाई गई शक्ति का मान आप बता दीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है मास आपको यहाँ कितना दिया गया है, 60 केजी दिया गया है। टाइम आपको यहाँ दिया गया है 30 सेकेंड दिया गया है। हाइट यहाँ पर कितनी है, 5 मीटर है। जी यहाँ पर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे जानते हैं जब हाइट की बात होगी यानी कि आपको फॉर्मूला लगाना है mgh। इस कंडीशन में जो स्थितिज ऊर्जा है वो वर्क के बराबर हो जाएगा, और आपको ये ध्यान रखना है शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है, आपने किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया है उसे ही हम कहते हैं शक्ति। प्रति सेकंड में आपने कितना काम किया है उसे ही हम कहते हैं शक्ति। जितना ज़्यादा कम समय में आप काम करोगे उतनी ही तो ज़्यादा पावर होगी ना आपके पास, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या है, तो वर्क बराबर हमने लिखा है mgh/T। ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल हो जाएगा ना। चलिए अब हमें क्या करना है, बस अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू को पुटअप करना है। क्या होगा, 60 गुना 10 गुना 5 बटा में 30 हो गया ना। बस यहाँ से आप इसको काट दीजिएगा, यहाँ से 2 और यहाँ पे जब आप काटेंगे 5 दूना 10 और यहाँ पर एक 0 और है तो कितने आएगा, 100 वाट आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, 100 वाट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, कुछ मुश्किल नहीं है, अपने मन में बोलना है सब कुछ आसान है। क्या है, आसान है, कर सकते हैं। 2 ही तो फॉर्मूला है जो आगे पीछे घूम रहे हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम, मतलब वर्क क्या, आपने कितने समय में कितना काम किया है वही तो होगी ना पावर। कम समय में कितना काम, जितने भी समय में काम करोगे उसी से तो आपकी पावर पता चलेगी ना कि कितने समय में आप कितना काम कर रहे हो, ठीक है। और बाकी अगर हाइट तक कुछ होता है वहाँ पे अगर आपसे एनर्जी पूछी जाती है वहाँ पे बात होगी स्थितिज ऊर्जा की, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर आप किसी विशेष किसी स्थिति पर हैं तो उस समय पे आपके अंदर या उस वस्तु के अंदर होती है स्थितिज ऊर्जा, और उसके द्वारा जो वहाँ पर काम किया जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, बस। और एक आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, 12 mv²। और जो आपका पिछला क्वेश्चन आया था उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वो मैंने करवा दिया था, अब वहां से उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये सब कौन सी एनर्जी के उदाहरण हैं। अब देख रहे हैं नारियल गिर रहा है, ठीक है। कार जो है वो चल रही है, कोई पत्थर लुढ़क रहा है, कोई दौड़ रहा है, सब में क्या है, गति है, सब में क्या है, गति है, मोशन है। क्या है, गति है, मोशन है। और अगर किसी के अंदर भी कोई गति है, मोशन है, गति की वजह से हम उसे क्या बोलते हैं कि इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, तो इसके अंदर है आपके गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा को आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अगर ये आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इसे थम्स अप जरूर कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके अभी एग्जाम आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये हर क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डैम में किसी बांध में ठहरा हुआ पानी, किसी खिलौने में चाबी का भरा होना, वो सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरेगा, जब कोई पिंड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो आपको बताना है किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या इनमें से कोई नहीं, सॉरी अनंत होगा। चलिए अब क्या हो रहा है, कोई चीज नीचे की तरफ गिर रही है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही तो अट्रैक्ट करेगी ना, उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो उस समय में जो काम होगा वो कैसा होगा, काम होगा पॉजिटिव होगा, अपोजिट नहीं है। अगर अपोजिट होता, मैंने क्या किया, पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, वहां पर अगर मुझसे काम पूछते तो मैं कहती नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स जो है, बल जो है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। दो वस्तुओं में आपस में एक फोर्स लगता है ना, और पृथ्वी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, कौन से बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ध्यान रखिएगा अपनी तरफ ही आकर्षित करेगी, तो वहां पर फोर्स कैसा होगा, वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, एक विद्यार्थी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 मीटर ऊंचे टेबल पर रखता है, वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, मैंने एज इट इज आपकी बुक से ही लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है, यानी कि आपसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, यहां पर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है हमारे पास 3 किलोग्राम। यहां पर हाइट आपके पास कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, और उसके साथ साथ में आपसे यहां पर जी तो दिया ही गया है 10, और आपसे क्या पूछा गया है, स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा गया है। बस यहाँ ध्यान रखिएगा 50 सेंटीमीटर है और हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 50/100 कर देंगे, 50/100 कर देंगे तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपके 50 मीटर होंगे। ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, मैंने गलत बोल दिया। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 है, जी कितना है 10 है, और एच आपके पास कितना है, यहाँ पर आप सीधा ऐसे ही भी लिख दो तो आपके पास ये रहेगा कितना, 5×3=15। तो आपके पास यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 15 जूल होगी। बस आपको ना यूनिट्स ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो हमेशा किलो में चाहिएगा, और जो हाइट है वो आपको मीटर में चाहिएगी। ठीक है, और एनर्जी अगर आपके पास जूल में है तो सीधा ही, अगर किलो जूल में हो तो आप उसको 1000 से भाग करके बताइएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको काम करना है। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक कितना है, 6×10⁻3, 6×10⁻3 न्यूटन पर मीटर है। इसे जब आप बीच में से ऐसे खींचते हैं, स्प्रिंग को हम खींचते हैं, तो जब आप उसको खींचते हैं उस समय पे स्थितिज ऊर्जा होती है, और आपसे पूछा गया है कितना काम करना होगा, तो जो ऊर्जा होगी उसे उतना ही काम करना होगा। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लगता है ½ लगता है। तो यहाँ पर जो k है वो ये नियतांक है, स्प्रिंग का नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और उसके अलावा जो यहाँ पर x है वो है दूरी, कि आपने उसको जितना खींचा है ना, कितना खींचा है वो यहाँ पर है x। तो देखिएगा यहाँ पर आपको नियतांक जो है वो दिया गया है 6×10⁻3, और यहाँ पर कितना खींचना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर खींचना है। कितना, 1 सेंटीमीटर खींचना है। अगेन आप इसको मीटर में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो आप लिख दीजिएगा 1/100 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1/100 लिख देंगे। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है। वैसे तो ये स्थितिज ऊर्जा है, बट यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी उतना ही यहाँ पर काम किया जाएगा। डन, 1/2 यहाँ पर लिखा गया है 6, हम इसको बस ऐसे खोल के लिख देते हैं, और यहाँ पर जो x है, x का स्क्वायर 1/100 गुना 1/100। मैंने जस्ट इसको 10 की पावर जो 3 है ना उसको खोल के लिख दिया है, ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन है इजी हो जाए। नीचे 4 0 हैं, ऊपर 3 0 हैं, तो आप इसको यहाँ से 3 को काट दीजिए, है ना, 3 को हमने काट दिया, तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या बचता है, आप इसको काट दीजिए, 2×3=6 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या बचा है, 3/10 बचा है, तो कितना रहेगा,
3 जूल, 0.3 जूल। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यस, समझे? बहुत सिंपल है, क्या है, आसान है, बार बार दोहराना है, बस वही 2-3 फॉर्मूला है और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक घोड़ा 36 से 60 डिग्री से कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंदी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 1 मिनट तक खींचता है। घोड़े के द्वारा किया गया कार्य और घोड़े के द्वारा व्यय की गई शक्ति आपको यहाँ पर बतानी है। क्या हमारे पास दिया गया है? हमारे पास दिया गया है cos 60 जिसका वैल्यू है 1/2। फोर्स हमारे पास दिया गया है 30 न्यूटन। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है 7.2 किलोमीटर पर आवर। और उसके अलावा हमारे पास जो समय है, समय यहाँ पर कितना है, 1 मिनट है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखो यहाँ पर वर्क कितना होता है, वर्क बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा। तो आपके पास यहाँ पर एफ तो है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है। तो आप यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन या दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। आपके पास यहाँ पे क्या है, 7.2 किलोमीटर पर घंटा। तो आपको यहाँ पर इसको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। मीटर में जब आप इसको बदलेंगे तो मैंने क्या किया, 1000 से इसको गुना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर किस में है, किलोमीटर में है, तो मीटर में बदल रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आर है, तो मुझे यहाँ पर चाहिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी या वेग बराबर क्या हम जिसमें भी निकालते हैं वो होता है मीटर प्रति सेकंड। किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर है हमारे पास किलो पर घंटा, घंटा घंटे में मिनट, मिनट में सेकंड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 गुना 60 करेंगे। हम यहाँ पर इसको सेकंड में बदलेंगे, 60 गुना 60 करेंगे। और समय हमारे पास कितना है, 1 मिनट है। और 1 मिनट यानी कि आपको यहाँ पर कितने चाहिए, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। डन। तो आप इसको 60 से काट दीजिएगा, 12 छिक 72, 12 छिक 72, तो यहाँ पर आएगा 120। तो दूरी बराबर क्या हुआ, दूरी बराबर हुआ 120 मीटर। फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, मैंने हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया गया है 30 न्यूटन। यहाँ पर हमारे पास वेग है वो है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर में है तो मीटर में जब बदलेंगे तो आप इसको 1000 से, छोटी वैल्यू में जब बदलते हैं तो आप उसको गुना कर दीजिए जब बड़ी में दिया गया है। तो मीटर में जब बदलेंगे, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो आपने इसको 1000 से जब गुना करेंगे, 7.2 को जब आप 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7200, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था। बटा में यहाँ पर क्या है, घंटा। अब 1 घंटे में कितने, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकेंड, 3600 सेकंड हो जाएंगे ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको 60 गुना 60 लिखा, या आप इसको 3600 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लिया और समय को भी हमने बदला। 1 मिनट था तो हमने इसको सेकंड में बदल दिया, क्योंकि वेग हमें किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद ही दूरी आपका क्या आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, दूरी या विस्थापन। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपके पास फोर्स कितना है, आपके पास फोर्स यहाँ पर कितना दिया गया है, 30 न्यूटन का दिया गया है। विस्थापन यहाँ पर कितना हुआ है, 120। और cos 60 का वैल्यू आपको दिया गया है 1/2। कितना है, 1/2 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको काटा पीटी करनी है। और जब आप इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 15,
ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है, वर्क आ गया है, ये आपके पास क्या आ गया है, वर्क आ गया है। अब यहाँ से पूछा गया है कि घोड़े के द्वारा वह शक्ति आपको यहाँ पे बतानी है। अब जब आपको यहाँ पे शक्ति बतानी है, 15 को 12 से 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1800 आ जाएगा ना, 1800 जूल। और यहाँ पे पावर बराबर क्या होता है, W अपॉन में T होता है। W आपको दिया गया है, 1800 दिया गया है, और हमें यहाँ पर समय किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। समय कितना हुआ, 60 सेकंड हुआ। तो जब आप इसको यहाँ से काटेंगे तो 6 या 18 यानी कि 30 वॉट यहाँ पर पावर आ जाएगा। क्या आएगा, 30 वॉट आ जाएगा। फिर से देख लो, थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो है बड़ा, बट बात सिंपल सी कह रहा है। हमने यहाँ से दूरी निकाली, दूरी और विस्थापन लगभग एक ही बात है, बस विस्थापन आपका डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन होती है, दूरी में डायरेक्शन नहीं होती है। ये सब बात की बातें हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक है। तो हमने जब इसको यहाँ से कैलकुलेट किया तो हमारे पास यहाँ पर कार्य आ गया, हमारे पास यहाँ पे कार्य आ गया, वर्क आ गया। उसके बाद में पावर, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। तो उस कार्य हमने कितना किया है, 1800 जूल। कितने समय में किया है, 1 मिनट, यानी कि हमने 60 सेकंड में किया है। तो हमारी शक्ति कितनी हुई, 30 वाट हुई। कितनी हुई, 30 वाट हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा आपको बताना है। वही अगेन P बराबर क्या होता है, W अपॉन में T होता है। इसने हमें शक्ति दे दी है कितना, 100 वाट दे दी है। शक्ति हमें दी है 100 वाट दी है। अब समय हमारे पास कितना है, 1 दिन है। समय हमारे पास कितना है, 1 दिन है। 1 दिन यानी कि हमारे पास कितना है, 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको सेकंड्स वगैरह में बदलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा, पावर को आप किस में बदलेंगे, किलोवाट में, क्योंकि जब भी हम पावर निकालते हैं तो किलोवाट में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 बटा 1000 कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा, 0.1 किलोवाट आ जाएगा। पावर बराबर कितना होगा, यहाँ पे बताइएगा 0.1 किलोवाट। तो हमारे पास यहाँ पर वर्क निकालना है। वर्क बराबर क्या होगा, पावर, शक्ति गुना टाइम, शक्ति गुना समय हो जाएगा। पावर आपके पास है 0.1 किलोवाट, समय आपके पास है 24 घंटे। तो वर्क आपका, या यहाँ पर आप जो वर्क या यहाँ पर आएगी यूनिट्स आएंगी कि एक दिन के अंदर आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना काम या कितना पावर ले रहा है, वो कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आएगा 2.4 यूनिट। क्या आएगा, 2.4 यूनिट। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। डन, सिंपल है ना, क्या है, आसान है। क्या है, आसान है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं दिया गया है। पावर हमारे पास 100 वाट थी, हम इसको किलोवाट में बदलेंगे, क्योंकि हमारे घर पे जो बिल आता है ना, जो आप यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, वो लगभग कैसे कैलकुलेट की गई होती है, किलोवाट के हिसाब से, ठीक है। तो हम इसको किलोवाट में बदल रहे हैं। समय आपके पास 1 दिन है, यानी कि 24 घंटे हैं। आपको यहाँ पर बताना है की गई ऊर्जा। ऊर्जा की गणना किस में बतानी है, यूनिट्स में बतानी है। तो यहाँ पर हमें पता है पावर बराबर क्या होता है, W अपॉन में T होता है। वर्क बराबर क्या होगा, तो पावर गुना टाइम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा करना है, बस गुना जोड़ गुना आता है ना, मान के चल रही हूँ, इतना तो आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा कुछ तो नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें दी गई हैं। अब के काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी गई है कितना, 2500 जूल। कितना दिया गया है, 2500 जूल। और वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 50 किलोग्राम। हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। बताओ, निकाल नहीं सकते। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला में 3 चीज़ें हैं, उसमें से 2 दी गई हैं और 1 निकालनी है। भाई निकाल सकते हैं, बचपन से यही काम तो किए हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 2500 जूल बराबर ½ m कितना है,
50 है और v का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे v रखेंगे, बाकी सबको इधर ले आओ, यहाँ पर रहेगा 2/50 बराबर v का स्क्वायर, है ना, ऐसा ही तो है। यहाँ से काटेंगे और यहाँ पे जब आप देखोगे कितना आएगा, 5 को इसे काटेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 50, है ना, 5 5 25 होता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना कितना आएगा, यहाँ पे 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर v का स्क्वायर। अब v निकालोगे तो ये अंडर रूट क्या होगा, 100 होगा, बराबर आएगा आपके पास 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है, जो वेग है, वेलोसिटी है ना, ये होती है सदिश राशि, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वेग में एक दिशा होती है। तो अब ये जिस भी डायरेक्शन में जाए, अभी वैसे तो हमारे पास प्लस माइनस नहीं है, अगर ये वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो माइनस में हो जाता, उसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस। तो राइट आंसर आपका रहेगा सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझे, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके बुक के ऊपर, बुक में ही थे, एज इट इज़ बुक से ही लिए हैं, ताकि आपका अच्छा सा ये हो जाए। और यहाँ से ना न्यूमेरिकल बनने की पूरी संभावना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना है, चाहे व्हाट्सएप पे लगाओ, कैसे भी करो, बस आपको सपोर्ट करना है। और ऐसे ही अगर आपका प्यार बना रहा ना, तो आपके लिए आगे बहुत सारे अच्छे कोर्सेज लेकर आऊँगी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहीं पर ही हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, क्योंकि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डायनेमो। डायनेमो यानी कि जनरेटर। जनरेटर क्या काम करता है, घूमेगा चलेगा, तो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, और बदले में हमें क्या बनाकर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देता है, तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती को जब आप जलाते हैं ना, तो क्या निकलता है, एक तरीके से केमिकल जलेगा, वो बत्ती सी जलती है, तो वो आपको प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा देती है, क्योंकि लाइट पैदा होगी, लाइट आपको प्रकाश दिखेगा, और जब आप उसके बाद हाथ आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो जल जाएगा, यानी कि उसके अंदर हीट भी है। तो मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। लाउड स्पीकर, स्पीकर जब चलते हैं, स्पीकर ऐसे तो चलेगा नहीं, आपको उसको लाइट इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, बदले में वो आपको आवाज देते हैं, आवाज यानी कि साउंड देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं। आपके आसपास की चीजें हैं, कौन कैसे क्या काम करता है, बस वही देखना है। सोलर सेल, अब सोलर सेल क्या काम करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट को आप जैसे ही जलाओगे, उसको आपको लाइट देनी होगी ना, लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, आपको विद्युत देनी होगी, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा, क्योंकि वो आपको रोशनी देगा। नेक्स्ट, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे है विद्युत मोटर। मोटर क्या काम करती है, मोटर को आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, बदले में वो घूमती है, घूमना यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, विद्युत बल्ब, अब बल्ब क्या है, अगेन आप उसको जलाओगे, अपना एक स्विच ऑन करोगे, आप उसको लाइट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, विद्युत सेल, विद्युत सेल जो है ये आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। केमिकल्स होते हैं, तो जैसे ही वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, सितार, सितार कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको बजाएंगे, तो बजाने में क्या है, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, कौन सी एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में, और बदले में वो आपको एक साउंड देते हैं, ध्वनि देते हैं, चाहे वो फिर कोई सितार हो या फिर गिटार हो, इवन कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और भी ध्यान रख लीजिएगा कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार जितनी भी ऊर्जा है, ऊर्जा का जो योग है वो नियत रहता है। ठीक है, और
ऑलमोस्ट आपकी एनर्जी वाले, एनर्जी, पावर, वर्क और शक्ति वाले आपके जो क्वेश्चंस है वो हो गए हैं। और कल जिनका भी एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अपना 100% दीजिएगा और अच्छे से जाइएगा विदाउट टेंशन लिए हुए। आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं और आई होप आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा ही होगा। और बाकी आने वाला जो किसी का भी 17 को है उसके लिए आपको क्लासेस जो है वो रेगुलर मिलते रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर जिन्होंने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखकर जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर आपके साइंस के सारे ही टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।